हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फॉर सक्सेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग सही होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेके आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है चाइल्ड डेवलपमेंट की, जो सीटेट से रिलेटेड ऑनलाइन वीडियो कोर्स कराते हैं हम। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। और जो हमारे चैनल पर नए दोस्त हैं हमारे, तो वो कोई भी भाई या बहन कोई भी नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम कोई भी वीडियो नहीं अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे और आप हमारे वीडियो का लाभ ले सकें। चलिए दोस्तों, देर न करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वही आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं वह कहलाता है क्या कहलाता है दोस्तों? वो क्या कहलाता है? विद्यालय आधारित आकलन, निरीक्षण, अवलोकन या व्यापक आकलन। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, विद्यालय आधारित आकलन होगा, क्योंकि वह ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि वह आकलन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर तो किया जाता है, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर नहीं। वह क्या कहलाता है? विद्यालय आधारित आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं है? यानी निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा जो निबंधों के आधार पर प्रश्न दिए जाते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग प्रश्न, उनके आधार पर निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन संभव नहीं हो सकता? अर्जित ज्ञान से संगत तथ्य का चयन करना, या स्थूल एवं सूक्ष्म दोनों स्तरों पर समस्या को समझाना, शिक्षार्थी का भाषण कौशल, समस्या और मुद्दे के प्रति आंतरिक अभिवृत्ति का प्रदर्शन करना। बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है? संभव नहीं है, यानी कि नहीं, क्वेश्चन देखना, नहीं है। कौन सा आकलन संभव नहीं है? कौन से? बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, शिक्षार्थी का भाषण कौशल का आकलन संभव नहीं किया जा सकता है। निबंधात्मक प्रश्नों के द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षमता का आकलन नहीं किया जा सकता, संभव नहीं है, वो है शिक्षार्थी का भाषण कौशल, यानी भाषण कौशल का आकलन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है? अनुसूचित जाति के बालकों की शिक्षा प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? यानी अनुसूचित जाति के जो नीची जाति के बच्चे हैं, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए? अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहनों का सूत्रपात करना, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, या ये सभी? बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बताइए क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये सभी हैं, ये सभी जो हैं सही हैं। यानी कि एक अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए, अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना, विद्यालयों में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ये सभी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए दोस्तों। ये सामग्री शिक्षार्थियों को की रुचियों को उत्तेजित करती है। इन सामग्रियों को कक्षाई शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये सामग्रियां मंदबुद्धि शिक्षार्थियों के अधिगम को सुलभ बनाती हैं। इन सामग्रियों के प्रयोग से शिक्षण कार्य सरल हो जाता है। बताइए दोस्तों, ये सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती है, जो सही है। वास्तव में दृश्य या श्रव्य सामग्री शिक्षार्थियों की रुचियों को उत्तेजित करती है। इन सामग्रियों के कक्षाई शिक्षण के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। ये जहाँ तक गलत है क्वेश्चन। ये सामग्री मंदबुद्धि शिक्षार्थियों के अधिगम हेतु सुलभ बनाती है, सही क्वेश्चन है, ये सही आंसर है। इन सामग्रियों के प्रयोग के शिक्षण के लिए सरल हो जाता है, राइट है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि ये गलत है। ऊपर लिखा है कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इन सामग्रियों को कक्षाई शिक्षण के लिए के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि कक्षाई शिक्षण के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी कक्षा का एक बालक सप्ताह में 2-3 बार स्कूल से भाग जाता है, तो वह बालक है विकलांग बालक है, या मंदबुद्धि है, या असामान्य या पिछड़ा बालक है? बताइए दोस्तों। यानी कि अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आपकी कक्षा से एक बालक सप्ताह में 2-3 बार गायब हो जाता है, स्कूल से ही भाग जाता है, स्कूल आता है, क्लास में बैठता है, प्रेजेंट देता है, फिर भाग जाता है। बताइए तो वह क्या होगा? विकलांग होगा? विकलांग तो भाग ही नहीं सकता, वो भागेगा नहीं। मंदबुद्धि बालक, ये हो सकता है थोड़ा थोड़ा, पिछड़ा बालक या सामान्य बालक? बताइए दोस्तों, क्या हो सकता है?
तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, पिछड़ा बालक है। कि वह पिछड़ा बालक जो क्लास से यानी स्कूल से भाग जाता है वो पिछड़ा बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है, निम्न में से एक किसका मत है। नहीं, ये किसने कहा था कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। बताइए दोस्तों, बताइए दोस्तों, किसने कहा था। पियाजे ने कहा था, क्रो ने, स्किनर ने, पावलोव ने, किसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्रो ने, यानी क्रो ने कहा था कि बालकों में सोचने की योग्यता सफल जीवन के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया जाता है। अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया जाता है, किया जाता है गेस्टालाल गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, या पावलोव के द्वारा, या फिर बाई गोत्र के। ऑप्शन नंबर इसमें ए यानी कि फर्स्ट इज राइट आंसर था, गेस्टाल्ट वैज्ञानिकों के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम के अध्ययन हेतु निम्न में से किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रयोग किया है। क्रिया 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 प्रसूत अनुबंध का प्रयोग किसने किया था। बताइए दोस्तों, आपने पढ़ाई होगा, देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अधिगम के अध्ययन हेतु किसने क्रिया प्रसूत अनुबंध का प्रयोग किया। क्या स्किनर ने किया था, पियाजे, बाइथगोर्सी, या पावलोव ने किया था। किसने किया था दोस्तों, क्रिया प्रसूत का अनुबंध स्किनर ने किया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। कोई बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई बच्चा अपनी समस्या जब स्वयं हल कर लेता है तब आप उसे क्या कहेंगे। बताइए, बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को दंडित करेंगे, बच्चे को दोबारा अच्छा करने को कहेंगे। बताइए क्या कहेंगे। बच्चे को कुछ नहीं कहेंगे, ये तो गलत है, हो ही नहीं सकता। बच्चे को दंडित करेंगे, दंड तो बिल्कुल देना नहीं है, क्योंकि बच्चे को दोबारा ऐसा करने के लिए कहेंगे, ये भी नहीं। इसमें क्या सटीक आंसर लगाना पड़ता है कि बच्चे को पुरस्कृत करेंगे, बच्चे को पुरस्कृत करेंगे ताकि उसमें आत्मबल उत्पन्न हो, वो ऐसा दोबारा करे कि बच्चा अपने क्वेश्चनों को, अपनी समस्या को हल करने की कोशिश फिर करे, ताकि उसे लगे कि मैं अपनी समस्या को खुद हल करके अपने शिक्षक को बताऊंगा तो शिक्षक हमें पुरस्कृत फिर से करेंगे, ऐसा भाव उनमें हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य अधिगमी सिद्धांत। बताइए दोस्तों, क्या होगा, क्या होगा। अंतर्दृष्टि होगा, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुभवजन्य सिद्धांत। बताइए दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप की दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है। तो वो है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। यानी कि बच्चा अगर प्रयास करेगा तो वो तभी शिक्षकों की सहायता करता है। प्रयास करेगा, अपनी त्रुटि करेगा, त्रुटि को सुधारेगा, तो वो स्वयं अपनी प्रतिक्रिया से, अपने प्रयास से अपनी त्रुटियों को सुधारेगा, तो उसमें शिक्षकों को सहायता मिलती है बच्चे को और अधिक आगे ले जाने के लिए, अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दिशा है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। बताइए दोस्तों, किसका है, किसका है कथन। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन किसका है। वुडवर्थ का है, जर्सील्ड का है, ड्रेवर का है, या स्किनर का है। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। नेक्स्ट, एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। बताइए। अगर आपको एक शिक्षक, आप शिक्षक हैं, ठीक है, आप शिक्षक हैं, ठीक है, तो आप एक शिक्षक होने के नाते आप सामाजिक शिक्षण को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं। बताइए। बच्चों को सामाजिकरण में सहायक बच्चों के सामाजिकरण में सहायक है, या बच्चों को अच्छे प्राप्तांक दिलाने में सहायक है। ये सबसे आसान शिक्षण है। बताइए, क्या ये सबसे आसान शिक्षण है या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, और ऑप्शन नंबर ए था इसमें। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी कि बच्चों की सामाजिक शिक्षण जो है, बच्चों में सामाजिकरण को
बढ़ावा देता है। बच्चों में सामाजिक ज्ञान जो है अधिक होता है सामाजिक ज्ञान से। स्कूलों में सामाजिक शिक्षण जो है बच्चों में सामाजिकरण को अच्छे से जानना, पढ़ना, सीखना, यानी कि समाज में कैसे रहना, सामाजिकरण में ढाल देता है सामाजिक शिक्षण। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप अपने कक्षा के बच्चों में ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे? बेईमान बच्चों को कठोर दंड देंगे, या बच्चों के समक्ष ईमानदारी के महत्व पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे, या ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे, या बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता के उदाहरण देंगे? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे ताकि जो बेईमान बच्चे हैं वो भी उन्हें देख के सुधर जाएं और वो भी अच्छे और नेक काम करें, ताकि वो भी चाहें कि हमें भी पुरस्कृत मिले, हमें भी इनाम मिले, शिक्षक हमें भी अच्छा बच्चा समझे। तो इस कारण से अगर ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे तो बेईमान बच्चे हैं वो उनमें अपने आप ही थोड़ा सुधार, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके सुधार आता जाता है और सुधार आने लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? डोलार्ड और मिलर ने, बंदूरा और वाल्डर्स ने, पियाजे और मिलर ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। डोलार्ड और मिलर ने दिया था पुनर्बलन सिद्धांत। नेक्स्ट। निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द को परिभाषित किया था? निम्न में से किसने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द को परिभाषित किया था? कैटल ने किया था क्या, या वेने, स्पीयरमैन या स्टर्नर ने? बुद्धिलब्धि शब्द को सर्वप्रथम जो है स्टर्नर ने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप में प्रभावित नहीं करता है? यानी वाइगोत्स्की के अनुसार खेल बालक के विकास किस रूप में परिभाषित नहीं करता है? बताइए। खेल बालकों के निकट विकास क्षेत्र यानी ZPD का निर्माण कर उनमें सामाजिकरण करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं को विचार से अलग करता है। खेल कार्यों और वस्तुओं के विचार से जोड़ता है। खेल बालकों में आत्मनियंत्रण का विकास करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। खेल कार्यों और वस्तुओं के विचारों को जोड़ता है। सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को, बाल्यावस्था के बाद के चरण को, यानी पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी सी इज राइट आंसर। पूर्व किशोरावस्था यानी पूर्व किशोरावस्था की लड़कियों एवं लड़कों के दोनों के संदर्भ में सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। नेक्स्ट। समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है, यानी समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है। क्या सम्मिलित करती है दोस्तों? समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है सामान्य और अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, या केवल सृजनात्मक शिक्षार्थियों को? बताइए दोस्तों। समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट। पढ़ने की अक्षमता कहलाती है, यानी जो बच्चे पढ़ नहीं सकते वो पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज डिसलेक्सिया कहलाती है। डिसलेक्सिया जो है पढ़ने के अक्षम बालकों के लिए कही जाती है, जो पढ़ नहीं सकते। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पना के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? बताइए दोस्तों। औपचारिक संख्यात्मक अवस्था 11 वर्ष के ऊपर, या संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, या पूर्व संख्यात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, या पूर्व संख्यात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मूर्त संख्यात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक। नेक्स्ट। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? यानी विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना,
सरलता और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, या अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, यानी बच्चा जैसे अक्षमता है बच्चे के अंदर, यानी शिक्षा से बच्चे के अंदर जैसी अक्षमता है, यानी जो उसी के अनुरूप विभिन्न प्रकार के शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है? आवश्यक उपाय क्या है? यानी लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक उपाय क्या है? छात्र छात्राओं के लिए असमान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान, छात्र छात्राओं के लिए विशिष्ट प्रावधान, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, विद्यालय में अगर लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक है कि छात्र और छात्राओं के लिए समान प्रावधान होने चाहिए। कोई भी ये नहीं भेदभाव होना चाहिए कि ये लड़का है, ये लड़की है, इनके लिए अलग प्रावधान हो, लड़कों के लिए अलग प्रावधान हो, लड़कियों के लिए अलग प्रावधान हो। ऐसा करना गलत होगा, तो उनमें भेदभाव की भावना उत्पन्न होगी। तो छात्र छात्राओं के लिए समान प्रावधान ही लैंगिक भेदभाव को विद्यालय में दूर करने के लिए शिक्षा व्यवस्था में अति आवश्यक उपाय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? यानी आपकी कक्षा का एक छात्र राजू, कोई भी नाम ले राजू है, तो एक सृजनशील छात्र है, तो उसकी बुद्धि का स्वरूप क्या होगा? औसत से कम होगा, या औसतन होगा, या औसत से अधिक होगा, या कह नहीं सकते क्या होगा? बताइए दोस्तों। सीधी कह दिए, कह ही नहीं सकते। कि बहुत से लोग होते हैं ऐसे ही ऑप्शन चुनते हैं कि कह देते हैं कि हमें नहीं पता या कह नहीं सकते। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। औसत से अधिक उसका स्वरूप होगा। नेक्स्ट, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है? अपने साथ की आयु के बच्चों में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़े को मुँह जबानी याद कर लेना, माध्यमिक शिक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। बताइए दोस्तों क्या स्वरूप होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास के मूल आधार माना है? यानी निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास के मूल आधार माना है? बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग ने, लेव वाइगोत्स्की ने, जीन पियाजे ने, या स्किनर ने? बताइए दोस्तों किसने माना है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वाइगोत्स्की ने मूल आधार माना है। नेक्स्ट, आप अपनी कक्षा के बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? बताइए दोस्तों। बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बालकों को सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे, बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे। बताइए दोस्तों क्या करेंगे हम? अगर आप टीचर हैं और आपको स्कूल के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं, तो बताइए आप क्या करेंगे? यानी हम ये सब करेंगे दोस्तों। बच्चों को स्कूल की परंपराओं से परिचित भी कराएंगे, बालकों को सामाजिक आदर्श स्थापित भी कराएंगे, और बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में भी जानकारी देंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये सभी क्रियाएं करेंगे, तभी बच्चे में सामाजिक प्रक्रिया तेज होंगी। नेक्स्ट, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले बरस की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, क्योंकि रजनी की लंबाई बढ़ रही है तो उसमें वृद्धि होगी। अगर विकास की बात करें तो विकास तो है,
विकास को देखा नहीं जा सकता, विकास जो है अदृश्य होता है, यानी कि बच्चे की मानसिक क्षमता में अगर वृद्धि होगी तो उसे विकास, उसका विकास होगा। अगर शारीरिक क्षमता में वृद्धि होगी तो वो वृद्धि ही कही जाएगी, यानी रजनी में तेजी से वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, बताइए कब हो जाती है? किसी बच्चे की विकास की प्रक्रिया कहाँ से आरंभ होती है? 2 वर्ष की आयु के बाद, 5 वर्ष की आयु के बाद, 7 वर्ष की आयु के बाद, या माँ के गर्भ से ही? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की सबसे जटिल अवस्था है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है वो क्या है? शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, युवा प्रौढ़ावस्था है, या वृद्धा प्रौढ़ावस्था है? बताइए दोस्तों। यानी विकास की सबसे जटिल अवस्था है, विकास की सबसे जटिल अवस्था है किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था जो है विकास की सबसे जटिल अवस्था होती है। चलिए नेक्स्ट, एक विद्यार्थी एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? यानी एक विद्यार्थी को असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहें, विद्यार्थियों को समस्या पर विचार करना, उसको परामर्शदाता के पास भेजना, उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। बताइए दोस्तों क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहें। जब कोई बच्चा अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने लगता है तो उसमें निम्न में से क्या गुण विकसित हो जाता है? कौन सा गुण विकसित हो जाता है? वैज्ञानिक अन्वेषण का, प्रतिशोध का, क्रोध का, समस्या का? बताइए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? समस्या का तो हो ही नहीं सकता, क्रोध का ये भी नहीं हो सकता, प्रतिशोध का ये भी नहीं हो सकता, यानी कि वैज्ञानिक अन्वेषण का गुण में विकसित हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। अगर आपके लिए थोड़ा भी लाभप्रद हुआ हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं, ताकि हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ सारे ग्रुप में अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। चलिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।